हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स डिसऑर्डर के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैंने आज से पहले कभी ये टॉपिक अपने चैनल पर इतने अच्छे से पढ़ाया भी नहीं है, तो मैं फर्स्ट टाइम ये टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है आनुवंशिक विकार, जिसे आप वंशागति रोग भी बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, जेनेटिक डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स डिसऑर्डर के बारे में, जिसे आप बोल सकते हैं वंशागति रोग या फिर आनुवंशिक विकार। आई थिंक मैंने सही लिखा है, आनुवंशिक विकार। ओके, जेनेटिक्स डिसऑर्डर। देखिए, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारियां हमारे खान पान से हमें हो जाती हैं, कुछ बीमारियां हमें जो है वो हवा से, मिट्टी से, धूल से, पानी से हो जाती हैं। हमारे लाइफस्टाइल की वजह से कुछ बीमारियां हो जाती हैं। बट कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं। मतलब जिसमें हमारे पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। पेरेंट्स इन्वॉल्व मतलब पेरेंट्स के जीन्स हम में ट्रांसफर हुए हैं, और हम उस वजह से या किसी भी पर्सन में पेरेंट्स के जीन्स की वजह से जो है बीमारी कॉज हुई है, ऐसी बीमारियों को हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला हमारे को बहुत सारी बीमारियां देखने के लिए मिलती हैं। कुछ हमारे लाइफस्टाइल, हमारे रहने खाने पीने के तरीके की वजह से हो सकती हैं, कुछ हमें धूल मिट्टी हवा की वजह से हो सकती हैं, कुछ जल की वजह से हो सकती हैं। बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं। बट कुछ रोग हमें ऐसे देखने के लिए मिलते हैं स्टूडेंट्स, जो कि पेरेंट्स की वजह से होते हैं। मतलब माता पिता के जीन खराब हम में आ गए हैं, उस वजह से बीमारियां कॉज हो रही हैं। जहां पर आपके क्रोमोसोम्स का खराब होना इंपॉर्टेंट है। मतलब जहां पर किसी भी पर्सन के क्रोमोसोम्स में समस्या है, उसके जीन्स में समस्या है, उसके डीएनए में समस्या है, ऐसे रोगों को ही आप जेनेटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है। अब मम्मी ने मारा और सिर फट गया, 4 का पहाड़ा नहीं याद हो रहा था, 4 का टेबल नहीं याद हो रहा था, पिट गए पहाड़ा नहीं याद हो रहा था, पिट गया, सिर फट गया, तो ऐसा डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है। पता चला मम्मी ने खूब धुना, बोल दो सिर तो फटा है, मम्मी की वजह से फटा है, मम्मी ने दिया है, तो ये डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है ना। या फिर बच्चा वूम में है माँ के, और एड्स का वायरस, माँ को एड्स है और एड्स का वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर आ गया है, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है। आप बोलो नहीं मम्मी ने दिया है हमें, तो मम्मी की वजह से आ गया, नहीं, ऐसा नहीं। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है ये जो क्रोमोसोम्स बने हैं। आई होप मैंने बहुत कोशिश करी है बनाने की, मैं उतना अच्छा नहीं बना पाई, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर ये 46 क्रोमोसोम्स दिखाने की कोशिश की है। 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो कि आपके होते हैं 23 जोड़े में, 23 पेयर्स। ओके, आई होप आपको ये चीज दिख रही है, बोर्ड पर बिल्कुल क्लियर है। इसे बोलते हैं हम क्रोमोसोम्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर वह डिसऑर्डर्स है जब आपके इन क्रोमोसोम्स में कोई समस्या आ गई है, या तो इनके डीएनए मेकअप में समस्या है। व्हाट इज डीएनए मेकअप? मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूं, किसमें समस्या है? या तो ये जो आपके क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर ये डीएनए है, या तो ये डीएनए ही खराब है, इसमें डीएनए में ये डीएनए टूट गया, इसका जो आपके स्ट्रक्चर है वो ऊपर नीचे हो गया, कुछ भी उलट पुलट हो गया, ये डीएनए ही खराब है, तब आप बोलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है। या ये जो क्रोमोसोम्स है इसकी संख्या में कमी आ गई या ये बढ़ गए, इनकी संख्या में कमी आ गई या ये बढ़ गए, तो जो है डिसऑर्डर हुआ है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम आनुवंशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में डालते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर को पढ़ाने से पहले मुझे ये क्रोमोसोम्स के बारे में आपको बताना है। ये क्या है क्रोमोसोम्स, क्या चीज बनाई है मैंने, ये हमने क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर? आपके शरीर के सारे सेल, ओवरऑल सारे सेल आपकी बॉडी के, एक्सेप्ट आपका जर्म सेल छोड़ के, फीमेल्स में ओवम को छोड़ के, मेल्स में स्पर्म्स को छोड़ के, आपकी बॉडी के सारे सेल डिप्लॉइड सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं? डिप्लॉइड। ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड में पूछा जा चुका है। एलटी ग्रेड 2018 का पेपर जिसने दिया होगा उसको ये क्वेश्चन याद होगा। ठीक है। आपके सारे सेल्स डिप्लॉइड सेल होते हैं। डिप्लॉइड, बॉडी की सारी कोशिकाएं, सारे सेल डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड मतलब
23 क्रोमोसोम्स मम्मी से मिले हैं, 23 क्रोमोसोम्स पापा से मिले हैं। तो 23 क्रोमोसोम मम्मी से मिले हैं, 23 क्रोमोसोम्स की बात कर रही हूं मैं, क्रोमोसोम्स के जोड़ों की बात नहीं कर रही हूं, ठीक है। 23 क्रोमोसोम हमें मम्मी से मिले हैं, 23 क्रोमोसोम हमें पापा से मिले हैं। टोटल हो गए हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स। कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स। आपको पता है ह्यूमन बॉडी या आप किसी भी लिविंग चीज की बात करते हैं तो उसकी छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। हम सेल से बने हुए हैं, है ना। सेल किससे बना है? सेल बायोमोलिक्यूल्स के बने हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, मिनरल से, न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या पाए जाते हैं? डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं आपके। ये क्रोमोसोम्स आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में है। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल मतलब 23 मम्मी से क्रोमोसोम्स मिले हैं, 23 पापा से क्रोमोसोम्स मिले हैं। टोटल हो गए 46 क्रोमोसोम्स, या फिर आप इसको लिखेंगे 23 पेयर्स। क्या लिखेंगे आप? 23 पेयर्स, ठीक है। 23 जोड़े हैं, एक्सेप्ट आपकी जर्म सेल को छोड़ के। जर्म सेल मतलब आपके ओवम, फीमेल्स में ओवम को छोड़ के, ठीक है, एंड मेल्स में स्पर्म को छोड़ के। तो ये दोनों होती हैं आपके हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल, यही क्वेश्चन पूछा गया था एलटी ग्रेड 2018 में। हैप्लॉइड सेल, निम्न में से हैप्लॉइड सेल कौन सी? हैप्लॉइड सेल होती है आपके ओवम और स्पर्म। क्यों? क्योंकि ओवम में भी आपके केवल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, तभी तो ये दोनों मिलकर 46 का पेयर बनाते हैं। तो जाइगोट आपके डिप्लॉइड सेल होता है। जो जाइगोट बनता है ओवम और स्पर्म के मिलने से, फर्टिलाइजेशन से, वो जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड सेल होता है। जबकि ओवम और स्पर्म क्या है? आपके हैप्लॉइड सेल है। क्या चाहते हैं? इसमें भी अगर आप 46 होंगे, इसमें भी 46 होंगे, तो मतलब क्या चाहते हैं? आदमी बनाना है कि हमें दानव बनाना है ना? ऐसा नहीं होता है, इम्पॉसिबल है, ये होता ही नहीं है। आपके कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ये कैसी सेल्स हैं? ये हैप्लॉइड सेल है। और बाकी शरीर की हमारी सारी सेल्स कैसी हैं? डिप्लॉइड सेल हैं। इतनी चीज समझ में आई आपको? ये चीज क्लियर हुई? मैंने अभी तक क्या बताया? मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया। मैंने बताया हमें बहुत सारे बीमारियां होती हैं, पर्सन्स को बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। कुछ उसके लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, कुछ उसके खाने पीने की वजह से होती हैं, कुछ उसके वातावरण की वजह से होती हैं, परंतु कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें माता पिता से प्राप्त होती हैं। माता पिता से मतलब पूरे वंश में वो बीमारी चली आ रही है और वो आगे जीन्स जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। ऐसी बीमारी जिसमें क्रोमोसोम्स का खराब होना जरूरी है, क्रोमोसोम्स में जो डीएनए पाए जा रहे हैं, या तो उसमें खराबी हो, जेनेटिक मेकअप में आपके खराबी हो, या फिर आपके क्रोमोसोम्स की संख्या कम हो या बढ़ गई हो, आपकी तो नहीं, किसी भी पर्सन की। तो ऐसी रोगों को हम जेनेटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में डालते हैं, वंशागति या आनुवंशिक विकार बोलते हैं। आप सबको पता है ग्रेगर मेंडल जो है वो आनुवंशिकी के पिता हैं। उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर मतलब जो भी था उनका प्रयोग किया था, फिर उन्होंने जेनेटिक्स की बात की थी, तो वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। ओके, ये तो चीज सबको पता है। फिर मैंने क्या बताया कि आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, वो आपके सेल है। और आपके सारे सेल्स बायोमोलिक्यूल से मिलकर बने हैं, ये बात हम पहले कर चुके हैं। सेल है तो सेल के अंदर आपके क्या होगा? क्रोमोसोम्स होंगे। तो जब क्रोमोसोम्स को देखा ना, किसी सेल को ऐसे माइक्रोस्कोप के ऊपर रख कर देखते हैं, तो ये 46 क्रोमोसोम्स नजर आते हैं, मतलब 23 जोड़े नजर आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में ये 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि 23 आपको आपकी मम्मी से मिले हैं, 23 आपको आपके पापा से मिले हैं, ठीक। तो हमारी शरीर की प्रत्येक कोशिका कैसी कोशिका है? डिप्लॉइड सेल है, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? फीमेल्स में ओवम को छोड़ करके और मेल्स में स्पर्म को छोड़ करके। फीमेल में ओवम और मेल में स्पर्म जो है वो हैप्लॉइड सेल है। कैसी सेल है? हैप्लॉइड सेल है, क्योंकि इसके पास केवल 23 क्रोमोसोम्स हैं और इसके पास भी केवल 23 क्रोमोसोम्स हैं। समझ में आ रही है बात? फिर जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट आपके डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। उसमें कितने क्रोमोसोम्स आ गए? मम्मी से 23 मिल गए, पापा से 23 मिल गए, हो गए पूरे 46। ओके, फिर अब वो जो है पूरी ऑर्गन उसकी बॉडी बनेगी, सेल डिवीजन होगा। ऐसा कैसे होता है? कैसे हमारे पास ये सब पहुंचा? तो ये सब होता है सेल डिवीजन की वजह से। सेल डिवीजन आप लोगों को पता है, कोशिका विभाजन होते रहता है। कोशिका विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कोशिका के डेवलप होने के लिए। तो कोशिका विभाजन से ये जो चीजें हैं ये सब हमारे अंदर आती हैं, पेरेंट से और फादर से। ये तो चीज आप तो जानते हैं, इतनी बेसिक्स तो आप समझते हैं साइंस की। कोशिका विभाजन की बात भी किसी दिन कर लेंगे, माइटोसिस की, मियोसिस की। ओके, फिलहाल ये चीज समझ में आई। अब देखिए मैंने ये जो बनाए हैं 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के,
मैंने क्यों बनाया, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ या क्यों ये बने रहेंगे, ठीक है। ये है 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के 46 क्रोमोसोम। ये सबसे पहला नंबर 1 ये लिखा हुआ है, ये नंबर 1 पे है तो नंबर 1 क्रोमोसोम है, ठीक है। पहला जोड़ा ये है, दूसरा ये, तीसरा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। ये जो पिक्चर दिख रही है ना आपको क्रोमोसोम की, मैंने आपको टेलीग्राम पर भी भेजी, यहां पर भी मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। इस पिक्चर को, क्रोमोसोम्स के इस पिक्चर को बोलते हैं कैरियोटाइप। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या है, कैरियोटाइप कुछ भी नहीं है। मैं अगर बोलूंगी कैरियोटाइप में कुछ नजर नहीं आता, कैरियोटाइप में कुछ नहीं दिखता, तो आपको पता होना चाहिए कैरियोटाइप में हम किसको बोल रही हैं, इस पिक्चर को बोल रही हैं। जो ये 46 क्रोमोसोम्स जब एक सेल निकाल के ऐसे सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं तो ये इस तरीके से जो इनकी इमेज दिखती है, जिस तरीके से ये दिखते हैं, उस इमेज को कैरियोटाइप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप कुछ नहीं है, क्रोमोसोम की पिक्चर है जो मैंने आपको भेजी टेलीग्राम पर, वो क्या है, कैरियोटाइप भेजा मैंने आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नंबर 1 से लेकर के नंबर 22 तक के क्रोमोसोम्स को आपके, ये इनको आपके ऑटोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑटोसोम। लिखेंगे आप 1 to 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। मैंने हिंदी में भी बोल रही हूं, एक नंबर से लेकर के, इसलिए मैंने इसको बनाया है ताकि मैं आपको बार बार ये चीज समझा सकूं। एक नंबर से लेकर के 22 नंबर तक के क्रोमोसोम्स को आप ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम, क्योंकि इनका सेक्स डिटर्मिनेशन से, बच्चे के लिंग निर्धारण से, उसके सेक्स के डिटर्मिनेशन से कोई मतलब नहीं होता। ये अलग अलग क्रोमोसोम है, अलग अलग इनका फंक्शन है। जो आखिरी आपके 23वां जोड़ा होता है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब जो आपके बच्चे के लिंग के निर्धारण के लिए जरूरी है। एक्स एंड वाई दे बोथ आर सेक्स क्रोमोसोम्स, है ना। ये एक्स और एक्स के मिलने से गर्ल चाइल्ड बनती है, एक्स और वाई के मिलने से बॉय चाइल्ड बनता है, ये तो सबको पता है। तो ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो आपके इसे बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स, या फिर आप इनको दूसरा नाम दे सकते हैं। किसको बोल रहे हैं हम, सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम। 23वें नंबर वाले, 23वें नंबर वाले पेयर को हम, 23 नंबर ऑफ पेयर को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपके सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम, या फिर आपके ऑलोसोम, सॉरी ऑलो नहीं, एलोसोम, एलोसोम एलोसोम। लिखिए इतनी चीज, क्या बोलते हैं हम, एलोसोम। क्या बोला मैंने, आपको ये चीज समझ में आ रही, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी, पहले आप लिख लीजिए। मैंने आपसे बोला हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में ये 46 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, ठीक है। ये 46 क्रोमोसोम की जो फोटो है इसको क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं। कैरियोटाइप में आपको कितने क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिलेंगे, 23 जोड़े 46 क्रोमोसोम, क्योंकि ये जोड़े में है। नंबर 1 से लेकर के नंबर 22 तक के क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनका बच्चे के लिंग के निर्धारण से, बच्चे के जेंडर से, बच्चे के सेक्स से कोई लेना देना नहीं होता है। नंबर 1 से लेकर के नंबर 22 तक के क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम बोला जाता है ना, ये ऑटोसोम कहलाते हैं। 23वें नंबर का जोड़ा जो होता है, जो कि बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है, बच्चे के सेक्स को डिटरमाइन करता है, एक्स एंड वाई, इनको हम सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स बोलते हैं। 23वें नंबर ऑफ पेयर को ऑलोसोम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते थे, एलोसोम। बार बार ऑलोसोम कर रही हूँ, एलोसोम के नाम से जानते हैं। ये चीज आपने लिखी, समझ में आ गया। ये पिक्चर क्या कहलाएगी, ये इतनी पिक्चर को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं आपके कैरियोटाइप। क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। ओके, तो क्रोमोसोम समझ में आ गए। जेनेटिक डिसऑर्डर में किस में फर्क होगा, आपके क्रोमोसोम्स पे असर पड़ेगा। जेनेटिक डिसऑर्डर होने के लिए किसी भी पर्सन की क्या जरूरी है, या तो उसका जीन खराब हो, या तो ये क्रोमोसोम्स के अंदर जो ये डीएनए पाया जाता है, यहाँ पे डीएनए पाया जाता है, या तो ये डीएनए खराब हो, इसका डीएनए का मेकअप खराब हो, या इन क्रोमोसोम्स की संख्या बड़ी हो, या इन क्रोमोसोम्स की संख्या घट गई हो। ठीक है, ये 45 हो गए हो, 46 होने चाहिए, 45 हो गए हो, या ये 47 हो गए हो, 47 हो गए हो,
तब ऐसे डिसऑर्डर्स को आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में डालते हैं। समझ में आ गया? या उन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। समझ में आ रहा है? कौन से ऑटोसोम है, कौन से ऑलोसोम है? तो नंबर 1 वाले क्रोमोसोम से लेकर के नंबर 22 वाले क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम बोलते हैं और 23 में जोड़े को हम एलोसोम के नाम से जानते हैं। अब एक बात और सुनिएगा, नंबर 1 वाला क्रोमोसोम सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है। जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता जाता है, क्रोमोसोम का जो साइज है वो घटता चला जाता है। ठीक है, देखिए इसलिए मैंने सबसे बड़ा बनाया नंबर 1 पे। और देखो, हालांकि थोड़ा बड़ा आपको दिखाने के लिए बनाया है, थोड़े छोटे होते हैं। इतना आप समझिए कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला जाएगा, देखो इनका साइज घटता चला जाएगा। ठीक है, इनका साइज आपके घटता चला जाएगा। अब आपको दिखाने के लिए, मैं कोई इतनी बड़ी बायोलॉजी की टीचर तो हूं नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बहुत कोशिश करी है कि मैं आपको समझा सकूं, इसलिए मैंने क्रोमोसोम का कैरियोटाइप यहाँ पे बना लिया है, एक इमेज यहाँ पर बना लिया है, ताकि आपको बार बार, क्योंकि मुझे बना के दिखाने होंगे कहाँ पे कौन से में क्रोमोसोम कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, इसलिए मैंने इसको बना लिया। आप भी बना लीजिए, कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे आपको चीज बतानी थी कि नंबर 1 वाला क्रोमोसोम जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला जाएगा, भाई 1 से बड़ा है ना 2, 2 से बड़ा होगा 3, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला जाएगा क्रोमोसोम का साइज घटता चला जाएगा। क्रोमोसोम्स का साइज आपके घटता चला जाएगा। कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी में? प्रत्येक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। शरीर की प्रत्येक सेल डिप्लॉइड सेल कहलाती है, एक्सेप्ट फीमेल में ओवम को छोड़ के, मेल्स में स्पर्म को छोड़ के, वो दोनों हैप्लॉइड सेल होते हैं। यूपीएलटी ग्रेड 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, हैप्लॉइड सेल कौन से होते हैं? तो ओवम और स्पर्म। क्यों उसमें भाई हैप्लॉइड क्यों होता है वो? क्यों भाई? 23 जोड़े मम्मी से, 23 जोड़े पापा से लेके तो 46 बनाने हैं। अगर ओवम में भी 46 होंगे, पापा में भी 46 होंगे, तो किधर जाएगा आदमी? बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नंबर 1 से लेकर के नंबर 22 तक के जोड़ों को हम ऑटोसोम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका बच्चे के लिंग निर्धारण से कोई लेना देना नहीं होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्रोमोसोम होता है नंबर 23वां। ठीक है, सबसे आखिर वाला पेयर जो होता है, 23वां जोड़ा जो होता है, यहां पर होता है आपके एक्स एंड वाई। ये वाई बना हुआ है, दिख रहा है? ये वाई है, ऐसे ही बनता है। ठीक है, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये बच्चे के जेंडर को आपके बताते हैं, बच्चे के लिंग के निर्धारण करते हैं। अगर फीमेल का एक्स और मेल का एक्स मिलता है तो गर्ल चाइल्ड होती है, लड़की पैदा होती है गर्ल। ठीक है, और अगर फीमेल का एक्स और मेल का वाई मिलता है तो वो बॉय चाइल्ड होता है। एक क्वेश्चन है, वो अलग है, उसकी बात मैं बाद में करूंगी जब मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगी कि बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का वाई रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है वो बात, लेकिन दे बोथ आर सेक्स क्रोमोसोम्स। आप इससे तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना कि ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स है। मैं यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब जेंडर निर्धारित नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ कि 23वां जोड़ा जो होता है वो बच्चे के सेक्स को बताने के लिए, बच्चे के जेंडर को बताने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की होगी, एक्स वाई मिलेगा तो लड़का होगा, तो इसीलिए इन्हें सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है, या फिर इन्हें एलोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपके एलोसोम। इतनी चीज समझ में आ गई सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। जैसे जैसे क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्रोमोसोम्स के साइज घटते चले जाएंगे। ये था बेसिक, अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक समझाया है। अब हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ओके, चलिए, ये ऐसे ही बना रहेगा स्टूडेंट। देखिए, अब सब इधर देखेंगे ध्यान से। आनुवंशिक विकार की जब हम बात करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, 2 टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। नंबर 1 मेंडेलियन डिसऑर्डर। एक सेकेंड, मुझे स्पेलिंग देखनी होगी, मैं गलत नहीं लिखना चाहती हूँ मेरे हाथ से। MENDELIAN MENDELIAN मेंडेलियन डिसऑर्डर या मेंडेलियन विकार। ठीक है, और दूसरा होता है आपके स्टूडेंट्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर, तभी मैंने जब कल आपको टेलीग्राम पर
इसका तुरंत आपका मैंने थंबनेल चेंज करवाया क्योंकि मैंने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डाल दिया था, लेकिन जो थंबनेल बनाया फिर मैंने दोबारा आपको बताया जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर वंशागति विकार आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या, पहला कुछ नहीं है, मतलब नंबर 1 पे मैंने लिखा है मेंडेलियन डिसऑर्डर और नंबर 2 पे मैंने लिखा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब इनमें डिफरेंस क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर आपको पता है भाई, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल जो थे आपके आनुवंशिकी के पिता हैं, उन्होंने ही मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किया था। तो जो उन्होंने प्रोसीजर मटर के पौधे के ऊपर बताया है, सेम वही प्रोसीजर यहां पर फॉलो होता है, इसलिए इन डिसऑर्डर्स को आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। अब वो प्रोसीजर तो मैं आपको पढ़ाने वाली नहीं हूं, वो बहुत बड़ी थ्योरी है, हमें क्या करना है उसको पढ़ के, बस हमें इतना पता है कि उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने आनुवंशिकी जीन के बारे की बात की थी। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है स्टूडेंट? मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपके, मेरा रेड वाला मार्कर किधर गया? अभी मेरे हाथ में था ये। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है स्टूडेंट? ये जो आपके क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसमें आपके होता है डीएनए, ये डीएनए है, ठीक। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आपके क्रोमोसोम्स की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अगर आप क्रोमोसोम का कैरियोटाइप देखते हैं, आप कैरियोटाइप देख रहे हैं, ये कैरियोटाइप है, समझा चुकी हूं कैरियोटाइप क्या होता है। आप क्रोमोसोम का कैरियोटाइप देख रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है, आपको सब बिल्कुल परफेक्ट दिख रहे हैं। 46 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, 23 जोड़े दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, क्योंकि दिक्कत तो अंदर है, दिक्कत तो क्रोमोसोम्स में डीएनए में हो गई है, मतलब डीएनए ही खराब हो गया है। ठीक है, डीएनए खराब हो गया है। जब डीएनए में दिक्कत हो जाए, जब डीएनए ही खराब हो जाए, डीएनए का स्ट्रक्चर खराब हो जाए, तब ऐसे डिसऑर्डर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे डिसऑर्डर्स को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं, जहां आपके डीएनए में खराबी है। इसको डीएनए को बाहर निकाल लें, यहां पे बना लेती हूं आपके, ये मान लीजिए ये आपके क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये रहा आपके डीएनए। इसको डीएनए को बाहर निकाल लेते हैं तो देखा जाता है, क्या देखा गया कि ये डीएनए टूट गया। ठीक है, डीएनए टूट गया और टूट के जैसे बनना चाहिए था वैसे ना बन के किसी और तरीके से बन गया। कहने का मतलब ये है, सिंपल कहने का मतलब ये है, आप बस इतना समझिए कि क्रोमोसोम्स की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। क्रोमोसोम्स की संख्या 46 है, जोड़े 23 है, सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, कैरियोटाइप में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ये क्रोमोसोम ही खराब हो गया, इसके अंदर जो डीएनए है, जो जेनेटिक मेकअप है, वो बिगड़ गया है। तो ऐसी बीमारी, मतलब जीन ही खराब है, जीन खराब है, आप बोलिए डीएनए में प्रॉब्लम आ गई है। भाई क्रोमोसोम डीएनए के बने हैं, डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं जो कि आपके ट्रांसफर होते हैं, तो डीएनए ही खराब है। ठीक है, अब ये कैसे खराब हो गया? भाई डीएनए जब बनता है तो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए आपके स्ट्रक्चर से बना होता है, वो स्ट्रक्चर मान लो ABCD से बना है, तो ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद जी आ गया, फॉर एग्जाम्पल। अभी मैंने डीएनए पढ़ाया नहीं है आपको, तो डीएनए में जो है प्रॉब्लम आ गई। ऐसा क्यों होता है? बहुत ज्यादा यूवी रेस पड़ रही हैं, यूवी रेस से डीएनए खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा यूवी रेस, खतरनाक वाली यूवी रेस। ठीक है, टोबैको ले रहे हैं आप, टोबैको, तंबाकू, या ऐसी कोई भी चीज ले रहे हैं आप जो कि आपके सेल डिवीजन को अफेक्ट कर रहा है, सेल डिवीजन को अफेक्ट कर रहा है, जिससे आपके कोशिका विभाजन प्रभावित हो रहा है, उस वजह से आपका डीएनए जो है वो, सॉरी डीएनए जो है, जो जीन है, वही खराब हो गया। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? ऐसे डिसऑर्डर्स को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं, अर्थात मेंडेलियन डिसऑर्डर वह डिसऑर्डर है जहां पर क्रोमोसोम में कोई दिक्कत नहीं है, क्रोमोसोम बिल्कुल बराबर दिख रहे हैं, कैरियोटाइप एकदम सही दिख रहा है, कैरियोटाइप देखा हमने, अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो अंदर है, दिक्कत तो अंदर है, मतलब डीएनए ही खराब हो गया है। ऐसे विकार को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोयूरिया, ये सब बीमारी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में होती है। समझ में आई? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आप बताएंगे, आप मुझे, मैं कुछ चेंजेस करूंगी, अब आप मुझे बताएंगे कि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है कि नहीं है। चलो काउंट करिए सब बच्चे, काउंट करिए, काउंट करिए, करिए काउंट करिए, काउंट करिए मेरे साथ। 1
2 जोड़े होने चाहिए, एकदम परफेक्ट है। 2 परफेक्ट, 3 4 5 6 कोई दिक्कत दिख रही है? 7 8 9 10 11 कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। 12 13 14 15 16 17 कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। 18 19 नहीं कोई दिक्कत नहीं। 20 नहीं। 21 क्या दिक्कत दिख रही है यहां पर बताइए, बोलिए, कमेंट कीजिए, क्या दिक्कत दिख रही है? 2 होने चाहिए ना। कितने हो गए क्रोमोसोम यहां पर? 3 हो गए। कितने क्रोमोसोम हो गए? 3। ऐसे डिसऑर्डर्स को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जहां पर आपके क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हो गया है, या तो क्रोमोसोम आपके ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, 46 होने चाहिए थे, 47 हो गए हैं, क्लियर, या क्रोमोसोम्स आपके 46 होने चाहिए थे, 45 हो गए हैं, जहां पर आपके क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन दिख रहा है। कैरियोटाइप में जब हम देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है साफ कि अरे देखो ये चेंजेस हो गए, 2 होने चाहिए थे 3 हो गए, है ना। ऐसी बीमारियों को या ऐसे डिसऑर्डर्स को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं, जहां संख्या में परिवर्तन हो जाता है, क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या थे? जहां डीएनए ही खराब है, जेनेटिक मेकअप ही खराब है, डीएनए ही खराब है, क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, डीएनए ही खराब हो गया है, ऐसे डिसऑर्डर्स को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक, एक तो आपने ये पकड़ लिया आपने। अब जरा इधर बताओ, 23वें जोड़े पर चलिए देखिए, बताइए कोई दिक्कत है? बताइए क्या दिक्कत है, बताइए। देखिए कोई दिक्कत दिख रही है? हाँ दिख रही है मैम, क्या दिख रही है? 23वें जोड़े में केवल एक्स है, 23वें जोड़े में केवल एक्स है, मतलब दिक्कत कहां है? क्रोमोसोम्स में है। वो भी किस वाले क्रोमोसोम पर है? अरे जो सेक्स डिटरमाइन करता है, एलोसोम वाले, उस पर दिक्कत है। क्या दिक्कत है? केवल एक्स है, केवल एक्स है, मतलब संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 46, लेकिन है कितनी? 45। तो ये बीमारी कॉज करेगा, वो अभी हम बताएंगे कौन सी बीमारी कॉज करेगा। ठीक, अब जरा फिर देखिए सब, इसीलिए मैं आपको ये डिजाइन बना के पढ़ा रही हूं। फिर बताइए, अब कोई दिक्कत दिख रही है किसी को? बताइए, दिख रही है दिक्कत? देखिए सब कैरियोटाइप देखिए, सब लोग कैरियोटाइप देखिए, क्या दिक्कत दिख रही है कैरियोटाइप में? बताइए क्या दिक्कत दिख रही है आपको, क्या दिक्कत दिख रही है? 3 है। कहां पर? क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन हुआ है मैम। हाँ, कौन से वाले पे हुआ है? एलोसोम पे हुआ है मैम, जो सेक्स डिटरमाइन करता है बच्चे का, उसमें संख्या में परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हो गया? 2 होने चाहिए थे, 3 हो गए। 2 एक्स है, 1 वाई है। कितने थे? 2 एक्स है, ये एक्स है, और ये वाला कौन सा है? वाई है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाने के लिए इतना बड़ा बनाया है, वाई छोटा होता है, वाई छोटा होता है, आपको पढ़ाने के लिए बड़ा बना रही हूँ, वाई छोटा होता है। ठीक है, कितने होने चाहिए थे यहाँ पे? जोड़ा होना चाहिए था ना, 2 होने चाहिए थे ना, 3 है, तो मतलब 47 हो गए मैम, 47 हो गए। ये भी बीमारी कॉज करेगा। आई चीज समझ में आपको? और अभी मैंने आपको जो बना के दिखाया था, ये वाला 21 नंबर पे 3 हो गए थे, इसका मतलब ये किस पर है? ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो है आपके क्रोमोसोम, उस पर है। बताइए, सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम कौन सा है? बच्चे का जेंडर या सेक्स कौन निर्धारित करता है? 23वें नंबर का गुणसूत्र, 23वें नंबर का क्रोमोसोम, और ये किस पर है? 21वें नंबर पे। तो इसका मतलब ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ना, क्योंकि 1 से 22 तक के क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं ना, है ना, ऑटोसोम बोलते हैं ना। 21वें नंबर वाले पे अगर दिक्कत है तो मतलब ये बच्चे के सेक्स से संबंधित नहीं है, ये बीमारी के कुछ और ही लक्षण होंगे, है ना, क्योंकि 21वें नंबर वाले गुणसूत्र पे समस्या है, तो मतलब ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ये। क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हुआ है, लेकिन कौन से वाले क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हुआ है? बताया ना मैंने आपको, 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। 1 से 22 वाले होते हैं ऑटोसोम, जिनका बच्चे के जेंडर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 23वें वाला होता है बच्चे के जेंडर निर्धारित करने वाला। तो अगर 23वें वाले नंबर पे समस्या आएगी, मान लो 1 कम है या 1 ज्यादा है, तो जो है बीमारी ऑलोसोम हो जाएगी, एलोसोम हो जाएगी। ठीक है, अगर 1 से 22वें नंबर तक के किसी क्रोमोसोम पर जो है दिक्कत आ गई है, कम है या ज्यादा है,
तो ऐसी बीमारी आपके ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में आ जाएगी, क्योंकि 1 से 22 तक के क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात कि नहीं समझ में आई? आई होप समझ में आई होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज जो है हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्योंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर इज अ वेरी ह्यूज चैप्टर जहाँ पे मुझे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना है हीमोफीलिया के बारे में और आपके कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, कैसे ये आगे फर्दर ट्रांसफर होता है, हम गैमेट बनाएंगे, बच्चे बनाएंगे, यहाँ पे बोर्ड पे बना के देखेंगे, सीखेंगे। इसलिए ये वाला चैप्टर आज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। आज मैं आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में बता देती हूँ। ये छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। मैंने आपको अभी तक क्या बताया, एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। मैंने आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बताया। मैंने बताया जेनेटिक डिसऑर्डर होने के लिए बस किसी भी पर्सन के जीन खराब होना जरूरी है, क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन होना जरूरी है। कुछ भी हो सकता है, या तो उसका जीन ही खराब है, जो जेनेटिक मेकअप है, अंदर जो डीएनए है वही खराब हो रखा है, ठीक है, या उसकी क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन आ गया है। समझ में आ रहा है? या तो वो कम हो गई है या फिर वो ज्यादा हो गई है, ऐसा होना जरूरी है। प्लस ये बीमारियां कभी भी बच्चे को खुद से नहीं होती, ये माँ बाप से ट्रांसफर होती हैं। समझ में आ रही है आपको? ऐसे डिसऑर्डर्स को हम आनुवंशिक विकार के नाम से जानते हैं। आनुवंशिक विकार होने के लिए क्रोमोसोम्स में परिवर्तन होना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको क्रोमोसोम्स को दिखाया है। क्रोमोसोम्स के इस इमेज को हम कैरियोटाइप बोलते हैं, ठीक है। 1 नंबर से लेके 22 नंबर तक के क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम बोलते हैं। 23वें नंबर वाले क्रोमोसोम को हम एलोसोम बोलते हैं। क्यों एलोसोम बोलते हैं? क्योंकि 23वें नंबर वाला क्रोमोसोम एक्स एंड वाई होता है और ये बच्चे के सेक्स को निर्धारित करता है, उसके लिंग को, उसके जेंडर को निर्धारित करता है कि भाई लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, ठीक है। यही क्रोमोसोम जो है सेल डिवीजन में बंटते हैं। ओवम और जब स्पर्म मिलता है तब ये सेल डिवीजन होता है, तब यही क्रोमोसोम जो है चले जाते हैं। कौन सा किससे मिलेगा वो कुदरत जानती है, ठीक। तो अगर जेनेटिक मेकअप खराब है, मतलब क्रोमोसोम ही खराब है, क्रोमोसोम में डीएनए में ही समस्या है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेकंड इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। जेनेटिक मेकअप ही खराब है। लेकिन अगर हम कैरियोटाइप देख रहे हैं और हमने देखा अरे देखो 21वें नंबर पे 3 क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, 2 ही होने चाहिए, जोड़े में ही होना चाहिए, मतलब संख्या में परिवर्तन हो गया है क्रोमोसोम्स की, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं, या बोल सकते हैं गुणसूत्र विकार के नाम से जानते हैं। कौन से विकार? गुणसूत्र विकार। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो गया है। समझ में आ गया? चलिए एक चीज और बतानी है स्टूडेंट्स, आपको मुझे टर्म बतानी है। ये जो मैंने आपको बताया ना, क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन हो गया है, क्रोमोसोम कम हो गए हैं या क्रोमोसोम ज्यादा हो गए हैं। क्रोमोसोम कम होना, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हुआ है, क्रोमोसोम की संख्या कम होना या क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा होना, इससे टर्म दिया जाता है एन्यूप्लॉइडी। क्या बोला जाता है? एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी। लेट मी चेक द स्पेलिंग। एन्यूप्लॉइडी, बाकी सही। इसको एन्यूप्लॉइडी बोला जाता है। एन्यूप्लॉइडी का मतलब हिंदी में क्या है, ये आप खुद सर्च करेंगे। समझिए ये चीज मैंने क्या लिखी है। मैंने क्या बोला? क्रोमोसोम्स की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या, क्रोमोसोम्स की, ये क्रोमोसोम्स बने हैं, ठीक है, इसकी संख्या बढ़ गई है, 46 से 47 हो गई है, ठीक, या घट गई है, 46 से 45 हो गई है। तो ऐसी कंडीशन को एक टर्म दी जाती है ना, एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी भी होती है। पॉलीप्लॉइडी में मतलब संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, ऐसा ह्यूमंस, वो एनिमल्स और ह्यूमंस में नहीं होता, ये प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है, उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। एन्यूप्लॉइडी अगर आपसे पूछ लिया है एन्यूप्लॉइडी क्या है, मान लो प्रश्न लिखा है क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन आ गया है, क्रोमोसोम्स कम हो गए हैं, क्रोमोसोम्स घट गए हैं, क्रोमोसोम्स बढ़ गए हैं, तो इसको एक टर्म दीजिए, क्या बोलेंगे? एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, क्या बोलेंगे आप बताइए? एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलेंगे आप? एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? जब क्रोमोसोम्स की संख्या या तो बढ़ गई है या क्रोमोसोम्स की संख्या घट गई है, तो ऐसी कंडीशन को या ऐसे इसको एक टर्म दिया जाता है, वो टर्म है आपके एन्यूप्लॉइडी। ये एक चीज और बतानी थी, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। पहले मैं आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ाऊंगी, ठीक है।
पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ाऊंगी, जहां पर क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन आ गया है। इधर देखिए, इधर परिवर्तन आ गया है, बताइए कितने हो गए हैं ये 21वें नंबर के जोड़े पे कितने हैं, 3 हो गए हैं। तो जब कभी भी 21वें नंबर के जोड़े पर आपके 3 जो है ट्राइसोमी हो जाती है, ऐसा सिंड्रोम आपके डाउन सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वह डिसऑर्डर होते हैं जहां पे क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, या तो संख्या बढ़ गई है या संख्या घट गई है। ठीक है, तो जो एक बीमारी है जो कि देखी गई थी आपके लैग्डन डाउन के द्वारा, लैग्डन डाउन के द्वारा, एक सेकेंड, बिल्कुल सही बोलती हूँ मैं और फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं गलत नहीं पढ़ाना चाहती। लैग्डन डाउन नाम था इन वैज्ञानिक का, लैग्डन डाउन, लैग्डन डाउन, नॉट लैंगडन, नहीं लैंगडन ही लिखा हुआ है बट पढ़ते लैग्डन है। लैग्डन डाउन के द्वारा जो है ये आपके बीमारी देखी गई थी 1866 में, 1866 में। तो इन्होंने अपने नाम पर इस बीमारी का नाम रखा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या बीमारी है, डाउन सिंड्रोम गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होती है। 21वें नंबर के गुणसूत्र पे ट्राइसोमी होती है, 2 होने चाहिए। 21वें नंबर का गुणसूत्र में कितने गुणसूत्र हैं, 3 गुणसूत्र हैं। कितने गुणसूत्र हैं, 3। इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी है। ठीक है, क्या है आपके, ट्राइसोमी है, इसलिए मैंने गुणसूत्र बनाए हैं और नंबर यहाँ पे डाले हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं डाउन सिंड्रोम में आपके कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है, तो आप बोलेंगे 21वें नंबर का। ये देखो दिमाग में छाप लेना, अपने रटना नहीं है, स्कीमा में फिट होना चाहिए एक एक बच्चे के ये चीज कि 21वें नंबर के गुणसूत्र पे समस्या आई है, जो मेरे से पढ़ रहे हैं। बाकी सबकी गारंटी मैं नहीं लेती, ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ लेना इस चीज को। 21वें नंबर का गुणसूत्र मैंने बना के दिखाए हैं, 3 आ गए, समझ में आ रहा है। डाउन सिंड्रोम में कौन से गुणसूत्र पे समस्या होती है, 21वें नंबर वाला। 21वें नंबर वाला किस में आएगा, ऑटोसोम में आएगा, एलोसोम में आएगा, किस में आएगा 21वें नंबर वाला गुणसूत्र, ऑटोसोम में आएगा ना, क्योंकि 1 से लेके 22 तक ऑटोसोम होते हैं, 23वां अलग होता है, एक्स एंड वाई होते हैं, वो एलोसोम हो गया। तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, यहां लिख लूं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है कि नहीं है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ये मेल और फीमेल दोनों को होती है, मेल एंड फीमेल दोनों को होती है, क्योंकि जेंडर से तो कोई लेना देना ही नहीं है इसका, इसकी इंक खत्म हो गई, अब डालने का टाइम नहीं है। मेल एंड फीमेल दोनों को होती है, दोनों को होता है। क्या, डाउन सिंड्रोम। क्या होता है डाउन सिंड्रोम में देखो, 21वें नंबर वाला जो गुणसूत्र है वो 2 होने चाहिए, वहां पे 3 है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो बच्चा होता है उसमें आपके ऐसा रहेगा, वो हल्का सा, उसका बराबर मुंह खुला रहेगा, ओपन माउथ, ठीक है, फरोड टंग, फरोड टंग मतलब मोटी भारी सी टंग होगी उसकी। इसके अलावा उसके ये जो पाम होती है, पाम में मान लो ये हाथ है, क्या हाथ बना रही हूं मैं, क्या बना रही हूं, मान लो ये हाथ है, तो उसके बिल्कुल बीच में से लाइन जा रही होगी, एक रेखा बिल्कुल बीच में से जा रही होगी। हम लोगों के जैसे ये ऐसे जाती है, उसकी एकदम बीच में से जा रही होगी, है, बीच में से लाइन जा रही होगी। तो ये कुछ सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, इसे आपके बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। मोस्टली बच्चे मर जाते हैं इस बीमारी में, नहीं जी पाते हैं, लेकिन जो जी जाते हैं उसमें फीमेल्स तो फिर भी फर्टाइल हो सकती हैं, फर्टाइल हो सकती हैं, फिर भी फर्टाइल मतलब आगे जन्म दे सकती हैं। मेल बिल्कुल अनफर्टाइल होते हैं, मेल बिल्कुल नपुंसक होते हैं, अनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। मेल कभी भी फर्टाइल नहीं हो सकते, मेल नपुंसक ना क्या करके अनफर्टाइल बोलेंगे तो बांझ लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर, मेल आपके अनफर्टाइल होते हैं, बांझ भांझ ना लिखूँ, अनफर्टाइल लिख देती हूँ। आप समझ तो सकते ही हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन कीजिए। डाउन सिंड्रोम सबसे पहली बात सेक्स रिलेटेड नहीं है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम का कोई लेना देना नहीं है डाउन सिंड्रोम में। 21वें नंबर वाले गुणसूत्र पे परिवर्तन हुआ है, 21वें नंबर वाले गुणसूत्र पे 3 हो गए। अब ऐसा होता कैसे है, ये ऐसे मैम पूछो ना, मैम ऐसा कैसे हुआ, 3 क्यों हुए, ये होता है सेल डिवीजन की वजह से। कोशिका विभाजन आपके शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक फंक्शन है,
कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तब क्या हुआ, दो साथ में चले गए, ऐसे बट जाने चाहिए थे लेकिन दो एक साथ में चले गए। ये बात मैं कोशिका विभाजन में आपसे करूंगी, ठीक है। हालांकि मैंने कोशिका विभाजन पढ़ाया है बट बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ाया है, समझा दूंगी। ये होता कोशिका विभाजन की वजह से है, जब सेल डिवीजन हो रहा था। और इसके और भी कारण हो सकते हैं, मैंने बोला ना कि आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजें लेते हैं जो आपके म्यूटेशन पे अफेक्ट डालती हैं। म्यूटेशन मतलब आपके कोशिका विभाजन पे असर डालती हैं। आप ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेता है कोई ज्यादा पर्सन बहुत ज्यादा, या इसका एक और कारण हो सकता है, फीमेल जो है आजकल 35-40 साल पे प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, जो कि एक अच्छी एज नहीं मानी जाती। जनरली 25 से 30 साल की एज अच्छी मानी जाती है एक फीमेल की फर्टाइल होने की, लेकिन आजकल फीमेल्स क्या कर रही हैं, 30 से ऊपर हो जा रही है एज उनकी, 35-40। तो आपने सुना होगा बड़े बूढ़ों को बोलते हुए कि ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, फिर समस्याएं आती हैं, दिक्कत आती हैं। तो ये दिक्कत देखने के लिए मिलती है बच्चों में। सबसे पहली बात, डाउन सिंड्रोम सेक्स से रिलेटेड समस्या नहीं है, जेंडर से रिलेटेड समस्या नहीं है, तो ये स्त्री पुरुष दोनों को हो सकता है। क्या होता है डाउन सिंड्रोम में, 21वें नंबर वाला गुणसूत्र में 3 गुणसूत्र होते हैं, तो इसलिए इसे हम ट्राइसोमी बोलते हैं। किसने देखी ये बीमारी सबसे पहले? 1866 में लैकडाउन ने जो है इसको देखा था और उन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम डाउन सिंड्रोम रखा, ठीक है। इसमें क्या क्या कैसी बीमारी है ये? ऑटोसोमल है, एलोसोमल है? तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है क्योंकि 1 से 22 नंबर के बीच में आ जा रही है, ठीक है। इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है? इसमें बच्चे में क्या क्या देखने के मिलेगा आपको? उसकी माउथ बराबर ओपन खुला मिलेगा, इसके अलावा उसकी टंग हमेशा थोड़ी सी बाहर को रहेगी, ऐसे रहेंगे बच्चे, और टंग फरोड होगी, मोटी होगी, हाथ की जो हथेली है सबसे बड़ी पहचान है, बिल्कुल बीच में से लाइन जा रही होगी, ठीक है। ये सब सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि ऐसे बच्चे जीवित नहीं रह पाते हैं, लेकिन अगर जो भी जीवित रह जाते हैं तो फीमेल तो फिर भी फर्टाइल हो सकती हैं, लेकिन मेल अनफर्टाइल होते हैं, मेल बिल्कुल आपके बांझ होते हैं इस बीमारी में। समझ में आ गया? इतनी चीज समझ में आ गई। इस बीमारी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, जो किसकी वजह से होता है? जो कि क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। कौन से नंबर के क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन आता है? 21वें नंबर के क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन आता है। वहां पर 3 हो जाते हैं, 2 होने चाहिए, 3 हो जाते हैं, ट्राइसोमी हो जाती है। नोट डाउन करिए। ना द सेकेंड इज, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? आनुवांशिक विकार में हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, डेट को बिगाड़ के, हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं जहां पे क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन है। मेंडेलियन की बात कल करेंगे, कल 26 जनवरी है, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा लिखिए, टर्नर सिंड्रोम। लिखिए सारे बच्चे, टर्नर सिंड्रोम। अब 21 में से कोई लेना देना नहीं है, 21वें वाला सही रहेगा। अब जो बीमारी आएगी वो आएगी सेक्स क्रोमोसोम पे। किस पर आएगी? सेक्स क्रोमोसोम पे। 21वें नंबर वाला ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 8 बना दे रही हूँ, 8 थोड़ी बनते हैं, चलो कोई बात नहीं है, समझाने के पर्पज से ही बनाना है। अब उतनी बड़ी बायोलॉजिस्ट तो मैं हूं नहीं। 23वें नंबर टर्नर सिंड्रोम में देखेंगे आप क्या हो जाएगा। देखिए कोई समस्या दिख रही है? दिख रही है कोई समस्या? बताइए। मैंने डाउन सिंड्रोम कैसे लिखा था? ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था, ऐसे लिख लेना। डाउन्स गलत लिख दिया था, ऐसे लिखा जाएगा टर्नर सिंड्रोम। लिखिए, इसके बारे में लिखिए। देखिए कोई समस्या दिख रही है? कैरियोटाइप में देखिए ना, क्रोमोसोम्स में देखिए ना, कोई समस्या दिख रही है तो बताइए। हाँ मैम दिख रही है। क्या दिख रही है समस्या? बताइए। 23वें नंबर वाले क्रोमोसोम्स पे एक ही एक्स है। टर्नर सिंड्रोम केवल और केवल फीमेल्स को होता है। सबसे पहली चीज तो आप यही लिखिए, ओनली इन फीमेल्स, अकर ओनली इन फीमेल्स, मतलब केवल ये जो है फीमेल्स में होता है, ये चीज लिखिए। अकर्स ओनली इन फीमेल्स, फीमेल्स में होता है, दिख रहा है। एक फीमेल बनने के लिए कितने एक्स होना जरूरी है? हम सबको पता है भाई, 2 एक्स होना जरूरी है एक फीमेल बनने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ कितने हैं? यहाँ केवल 1 एक्स है, मतलब यहाँ पर 45 क्रोमोसोम्स हैं। कितने क्रोमोसोम्स हैं? 45। गिन लो, 45 है, आपका मर्जी है, आप गिन लो ऊपर से लेके नीचे तक। 45 है, 46 है ही नहीं, है ना। कितने क्रोमोसोम्स हैं? 45। तो जब संख्या 45 है
तो इसका मतलब ये कौन सा सिंड्रोम है, ये टर्नर सिंड्रोम है। एक फीमेल को बनने के लिए आपके 2 एक्स का होना जरूरी है, यहाँ पर केवल सिंगल 1 एक्स है। तो इसमें क्या कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी, बताइए आप लोग क्या क्या मिलेगा। भाई कुछ मेल जैसी वो बनेगी फीमेल ही, क्योंकि वाई तो है ही नहीं, जब वाई नहीं है तो मेल तो बन ही नहीं सकता। फीमेल बनेगी लेकिन आधी अधूरी, उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, उसके हिप डेवलप नहीं होंगे, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल छोड़ो, ऑर्गन ही नहीं बनेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं बनेंगे, ये कंधे चौड़े हो जाएंगे जो कि नहीं होने चाहिए फीमेल्स में, मतलब अजीब सी बॉडी हो जाएगी। ठीक है, 98% लड़कियां फीटस में ही मर जाती हैं, 98% बच्चे मर जाते हैं फीटस में ही। कैसे जी पाएगी वो लड़की जब उसके एक एक्स ही नहीं उसको मिला है, वो कैसे जिएगी, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बने, उसके ब्रेस्ट डेवलप नहीं होंगे। आपको तो मैंने पढ़ाया है कि फीटल एज में ओवरीज वर्क करने लगती हैं, बताया है कि नहीं पढ़ाया, बताइए। मैंने आपको पढ़ाई है ये चीज कि एक लड़की के फीटस एज में, वो फीटस जब होती है तब से उसकी ओवरी वर्क करती हैं, ये चीज तो आपको समझाई है मैंने। कैसे जिएगी वो लड़की, वो जी ही नहीं सकती। तो 98% लड़कियां तो जो होती हैं वो आपके फीटस होती हैं तभी मर जाती हैं। जो 2% बच जाती हैं उनमें क्या होता है, उनमें नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, लिख लीजिए, ब्रेस्ट मतलब नहीं उनके डेवलप होंगे। ठीक है, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ से आएगी, जब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं बनेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही डेवलप नहीं होंगे फीमेल्स में। ऐसी फीमेल आपके अनफर्टाइल होगी, लिख लीजिए, अनफर्टाइल मतलब बांझ होगी। ठीक है, अनफर्टाइल होगी, लिख लीजिए। टर्नर सिंड्रोम आपके किस में होता है, टर्नर सिंड्रोम आपके सेक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। टर्नर सिंड्रोम पे आपका कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है, 23वें नंबर का जोड़ा प्रभावित होता है, 23वें नंबर का क्रोमोसोम प्रभावित होता है। ये एलोसोम बीमारी है, मेरे मुंह पे ओलोसोम चिपक गया है तो वही वो निकलता रहेगा। एलोसोम बीमारी है, ठीक है, खुद पे गुस्सा आती है ना, क्या बताऊं। एलोसोम बीमारी है क्योंकि 23वें नंबर वाला जोड़ा इसमें प्रभावित हो रहा है। आई बात समझ में, लिखिए ये चीज। 45 क्रोमोसोम्स हैं इसमें, कितने क्रोमोसोम्स हैं, 45। कितने होने चाहिए थे, 45, x 0 है, ये फॉर्मूला होता है इसका। फॉर्मूला क्या मतलब, ये ऐसे लिखा जाता है, 45 है, 46 नंबर में क्या होना चाहिए था, केवल x है और ये 0 है, दूसरा x है ही नहीं। ठीक है, x 0 है, लिख लीजिए। 22 + x 0 लिखूं, 45 क्यों लिख रही हूँ, 22 + x 0 लिखूं। 22 जोड़े बिल्कुल सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 23वां जोड़ा होना चाहिए था उसमें x और 0 है, एक दूसरा x है ही नहीं। तो टर्नर सिंड्रोम आपके फीमेल्स में होती है। इसकी ट्रिक है एक मस्त सी कि टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में होता है। कैसे याद रखोगे, मैंने अभी बताया, जो फीमेल टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होगी वैसे तो जी ही नहीं पाएंगी, लेकिन अगर जिएंगी तो उनमें फीमेल जैसी कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं होंगी, है ना, ब्रेस्ट डेवलप नहीं होंगे, हिप डेवलप नहीं होंगे, फीमेल जैसी लगेंगी ही नहीं वो, है ना। हालांकि वो ऐसा नहीं कि उनके ऑर्गन्स में मेल्स आ जाएंगे, वाई का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है क्योंकि फीमेल बन रही है, एक्स और एक्स की बात हो रही है, लेकिन उस पर बेचारी पे एक ही एक्स है। तो मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ कि एक फीमेल मेल में टर्न हो गई, एक फीमेल मेल में टर्न हो गई, तो टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में होता है, ऐसे मैंने इसको याद किया हुआ है, एक फीमेल मेल में टर्न हो गई। क्यों, क्योंकि फीमेल्स में फीमेल्स वाली कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं दिख रही है, ब्रेस्ट नहीं डेवलप है, हिप्स नहीं डेवलप है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आ रही है, तो वो एक आदमी जैसी दिख रही है। ऐसे मैंने याद किया हुआ है, तो आप भी याद कर सकते हैं कि टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में होता है, एक फीमेल मेल में टर्न हो गई, जस्ट फॉर फन याद कर लो, मेल जैसी बॉडी हो जाती है उसकी। ठीक है, समझ आ गया टर्नर सिंड्रोम के बारे में, ठीक, समझ में आ गया। कौन सा प्रभावित हुआ है इसमें क्रोमोसोम, 23वें नंबर वाला, लिख लीजिए जल्दी से स्टूडेंट्स, टाइम हो गया है। अब जो एक और डिजीज बची है वो आपके है लाइनफेल्टर सिंड्रोम। उसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं बोलते हैं बच्चे, उसे लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। हालांकि मैं भी गलत बोलती थी, मुझे मेरी बायोलॉजी टीचर ने बताया बच्चे इसे लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे आप टाइलिन को लिखते हैं, जब टाइलिन जब आप लिखते हैं तो पी साइलेंट होता है, इसे आप पटाइलिन नहीं बोलते ना। ऐसे ही लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आपके जो के होता है वो साइलेंट होता है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं इसको। इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस किया जाता है लाइनफेल्टर सिंड्रोम से। हालांकि मुझे भी ये चीज़ जब मैंने डेप्थ स्टडी करी है तब बताया मेरी बायोलॉजी टीचर ने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, जो कि आपको जनरली बुक्स में क्लाइन मिलता है, कोई बात नहीं है। लिखिए,
जो तीसरा डिसऑर्डर है क्रोमोसोमल में, पहला था आपके डाउन्स, दूसरा था आपके टर्नर। डाउन्स में क्या हुआ था, 47 हो गए थे 47। टर्नर में क्या हुआ था, 45 हो गए थे, है ना। अब तीसरा लिखिए लाइनफेल्टर सिंड्रोम। लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें देखिए क्या होगा। डाउन्स में 21वें नंबर के जोड़े में दिक्कत आई थी, टर्नर में 23वें नंबर के जोड़े पे दिक्कत आई थी। लाइनफेल्टर में भी आपके 23वें नंबर के जोड़े में दिक्कत आएगी। बताइए कोई दिक्कत दिख रही है यहाँ पर, सब बच्चे बताएंगे मुझे, मैं बना रही हूं। बताइए कोई दिक्कत दिख रही है। छोटा बनना चाहिए, वाई कितना बड़ा बन जाता है। क्या दिक्कत दिख रही है बताइए, क्या दिक्कत दिख रही है। 23वें नंबर के जोड़े पे 3 है लेकिन वाई भी है, इसका मतलब ये पुरुष है, इसका मतलब ये पुरुष है क्योंकि वाई प्रेजेंट है। वाई प्रेजेंट है, एक्स और वाई के मिलने से क्या बनता है, एक्स और वाई के मिलने से एक लड़का बनता है, एक बॉय जन्म लेता है, लेकिन 2 एक्स है, कहते 8 जैसे बने हैं। हंसी आ रही है मुझे मेरी ड्राइंग पर भी, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्रोमोसोम्स कम बनाने पड़ते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की। चलो अब शायद कुछ सही बना है। वाई प्रेजेंट है 23वें नंबर के जोड़े पे, मुझे खुद हंसी आ रही, ठीक है। तो ये जो बीमारी है आपके लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये पुरुषों में देखने के लिए मिलती है, मेल्स इससे ग्रसित होते हैं, ठीक है, पुरुषों में मिलती है। अरे पढ़ तो सब लेते हैं, सबको ये चीजें याद रहती हैं, लेकिन समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ, वरना क्या पता नहीं है आपको सबको। बट जब हम एक डिटेल्ड स्टडी करते हैं ना, तब एक चीज हमें बहुत अच्छे से समझ आती है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। अभी जब मैं कल थैलेसीमिया हीमोफीलिया पढ़ाऊंगी तो कुछ क्वेश्चन पूछे, एक लड़की ने मुझसे पूछा था, उसने कहीं पढ़ा था, उसको उसकी टीचर ने क्लियर नहीं किया, वो बोली मैम जो कलर ब्लाइंडनेस है उसका ऑप्शन दे रहे हैं कि पुरुषों में केवल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। बोली मैम पुरुषों में तो वाई भी होता है। अब उसको मैं जब बताऊंगी कि ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, इसमें एक्स क्रोमोसोम ही प्रभावित होता है, तब वो समझेगी ना, तब आप समझोगे ना। वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर फर्दर 2 में डिवाइड होता है, एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड, अलग अलग हैं वो। एक्स लिंक्ड मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स प्रभावित होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में, उसमें एक्स मतलब सभी में नहीं, स्पेशली हीमोफीलिया में और कलर ब्लाइंडनेस में, तो उसमें एक्स लिंक्ड है वो, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। तभी मैं जब आपको कल पढ़ाऊंगी समझाऊंगी तो आपको वो चीज समझ में आएगी कि कैसे केवल पुरुषों में एक्स प्रभावित होता है, वाई का कोई क्यों रोल नहीं होता है, जबकि पुरुषों में तो वाई पाया जाता है। तो जब तक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ना आपको नहीं समझ में आएंगी चीजें, हालांकि मुझे तो नहीं आती। चलिए फिलहाल एक्स एक्स एंड वाई, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें 46 होने चाहिए, हमें तो भैया 47 नजर आ रहे हैं। 23वें नंबर वाले जोड़े पे आपको क्या नजर आ रहा है, 23वें नंबर वाले जोड़े पे आपको 3 नजर आ रहा है, 2 एक्स नजर आ रहे हैं, 1 वाई नजर आ रहा है। वाई है इसका मतलब ये पुरुष है, लेकिन इसमें क्या है, 2 एक्स आ गए हैं, इसके अंदर महिलाओं जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, महिलाओं जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इसके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट दिखेगा, इसके ब्रेस्ट अच्छे खासे डेवलप दिखेंगे, इसमें आपके मतलब जो पीनस है, जो इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, मतलब बाहर से ये पुरुष होगा, बाहर से पुरुष होगा, ऑर्गन्स होंगे इसके पास, पीनस होगा, टेस्टिस होंगे, सब होंगे, लेकिन वो डेवलप नहीं होंगे, वो अच्छे से डेवलप नहीं होंगे। तो ये जो बीमारी है जिसमें आपके 23वें नंबर का जोड़ा इफेक्ट हुआ है, 23वें नंबर के जोड़े में 2 एक्स और 1 वाई है, ऐसी बीमारी को लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। वाई प्रेजेंट है इसलिए ये बीमारी पुरुषों में देखने के लिए मिलती है। इसमें आपके जो पुरुष है वो अनफर्टाइल होता है, अनफर्टाइल होता है पुरुष आपके अनफर्टाइल होता है, आगे बच्चे वगैरह वो नहीं करवा सकता, नहीं कर सकता, वो भी जिंदा नहीं रहते हैं, जो जिंदा रह जाते हैं वो बहुत दिक्कत में रहते हैं। तो ये थी आपके आनुवंशिक विकार में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी मेंडेलियन की हमने बात नहीं करी है, आई होप आई एम वेरी क्लियर, ठीक है। इसमें आपके क्या देखने के लिए मिलेगा, फीमेल जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलेंगी। समझ में आया सभी को, आज का लेक्चर सबको समझ में आया, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, क्लियर हुआ होगा।
आज मैंने क्या पढ़ाया, मैंने आपको जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बताया। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, जिसमें जीन्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, डीएनए का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, आपके क्रोमोसोम्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जेनेटिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स होते हैं जहां पे क्रोमोसोम्स या तो खराब हो, क्रोमोसोम्स का डीएनए मेकअप ही खराब है, ठीक है, या क्रोमोसोम्स की संख्या कम है या ज्यादा है। ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि हमें माँ बाप से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहे हैं, उन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में क्रोमोसोम्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वह डिसऑर्डर है जहां पर कैरियोटाइप में, कैरियोटाइप इमेज बोलते हैं, जो कि आपको ये दिखाई दे रही है, इसे कैरियोटाइप बोलते हैं, जहां पर आपके 46 क्रोमोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 23 पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब इन 23 पेयर्स में या तो एक ज्यादा है या एक कम है, ठीक है, वो किस नंबर पर है, तब ऐसी बीमारियों को हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर 21वें नंबर वाले पे ट्राइसोमी है तो वो डाउन सिंड्रोम है। अगर आपके सेक्स क्रोमोसोम पर आपके बीमारी है, सेक्स क्रोमोसोम पे कोई दिक्कत है किसी के, मान लो केवल एक्स है तो वो टर्नर है, 2 एक्स और वाई है तो वो आपके लाइन फिल्टर सिंड्रोम है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। मैंने आज आपको समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जहां पर मैं आपको हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, फिनाइलक्यूटोयूरिया, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ाऊंगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड ऑलवेज सपोर्ट वीमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच।